students, I am Shivani Sharma, your maths educator, and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को रीड करो, सारे फॉर्मुलेज आप लोग जानते हो, उन फॉर्मुलेज को लगाते जाना, क्वेश्चंस को उड़ाते जाना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या लिखा है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 2/5। हमने कहा ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3/10। हमने कहा ओके जी। और साथ में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1/5। वेरी गुड। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश व्हेन ए डैश हैज अकर्ड। मैंने कहा ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट हैज अकर्ड, तो ऐसे केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड याद किया है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड। तो ठीक है, एज इट इज बस फॉर्मूला लगा दो आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश व्हेन ए डैश हैज अकर्ड। तो यहाँ पे जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा जी? आपके पास कुछ ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश और उसके बाद जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नीचे आपको फिट कर देनी है। हमने कहा ठीक है। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोलूँ या बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश बोलूँ, इट इज़ वन एट द सेम थिंग, एक ही चीज़ होती है। तो एक ही चीज़ होती है तो ठीक है भैया, इसको ऐसा लिख देते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ज़रा देखो, क्या हमारे पास गिवन में जो चीज़ें गिवन है उसमें से कोई भी हमारे लिए काम के लिए है या नहीं? क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश है? नहीं मैम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास, ठीक है, हमको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चाहिए। ओके, क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है? नहीं, मेरे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। सोचेंगे कैसे मिलेगा? क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है? नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं है मेरे पास, जबकि मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो देखा जाए जो चाहिए उसमें से कुछ है ही नहीं अपने पास। तो ठीक है, अब क्या करें? आगे चलें अगले सवाल पे, इसको छोड़ दें क्या? नहीं, सोचेंगे कुछ। क्या करें यार, क्या करें हम? हमको चाहिए डैश में, कॉम्प्लीमेंट में, और हमारे पास तो नॉर्मल डेटा गिवन है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे फॉर्मुलेज हमने पढ़े हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू 1। ये बेसिक सा है जो हम लोगों ने अपने प्रोबेबिलिटी में क्लास 11th में सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को रख लेते हैं, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बेटा? 2/5 है। तो ये कितना निकल के आ रहा है यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ रहा है 5 में से 2 गया 3, सो दिस इज 3/5। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ गया। ऑल गुड, ठीक है। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चाहिए तो वो भी हम इसी मेथड से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज 3/10। सो ये क्या आएगा? 10 माइनस 3/10
10 में से 3 गया 7, यानी कि 7/10. सो दिस इज 7/10. ये आ रहा है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश भी है. अब मुझको क्या चाहिए यार, मुझको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है. अब इससे ये कैसे निकालूं? ये तो नॉर्मल था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालूं? तो मैंने कहा सुनो, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ऐसा हमने कुछ सुना ज़रूर होगा अपने लाइफ में, है ना. तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स की हेल्प से हम पहुँचेंगे उस जगह तक जो हमको चाहिए. हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. हमें ये चाहिए. और हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहाँ पे वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 1/5 और मुझको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अब ये कैसे मिलेगा यार, सोचो ज़रा कैसे मिलेगा. मैंने कहा जो मुझे ये चाहिए, आओ ज़रा इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, है ना. ऐसा होल डैश बना सकती हूँ मैं इसको. ये बेसिकली ऐसा लिखा है ना, ये डैश का मतलब क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट का निशान. तो ऐसा भी बना दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये बेसिकली यही है ना डी मॉर्गन्स. जब ए यूनियन बी का होल डैश होगा तो उसे आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में तोड़ते हो. यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो मैंने कहा ठीक है इसे घुमा के लिखते हैं बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स. इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसा, राइट. ये बेसिकली क्या ही है जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ही है. इसको हमने ऐसा लिखा, एक ही बात है ना, डैश का निशान बनाओ या फिर डंडी खींच दो, है तो कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लगा दिया. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैं ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकती हूँ, है ना, डी मॉर्गन्स. अब मेरी बात सुनो, अब हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का होना प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का ना होना, दैट इज इक्वल टू 1. तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि यार हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू 1. किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का होना प्लस उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी का ना होना इज इक्वल टू 1. मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. यस और नो, राइट. इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, सही बात है. अब क्या करें मैम, अभी भी आपके पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी है जिसको आप 1 से माइनस करके उसकी प्रोबेबिलिटी बता दोगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, समस्या है क्या? हम लोग तो जानते हैं, मैथ्स वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास. हम जानते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कुछ फॉर्मूला होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. होता है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? अरे डेफिनेटली लिख सकती हूँ, फॉर्मूला है ये तो. मैंने कहा ठीक है लिख सकते हैं, तो किस बात की है देरी, आओ फटाफट लिख दे. सो 1 माइनस ये ब्रैकेट का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है ना जी, ये बात सबको क्लियर है? अब सुनो जल्दी से मेरी बात. अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हम निकले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निकालने, ठीक है, विच इज नथिंग बट द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, है ना. डैश बनाऊँ बार बनाऊँ, है तो कॉम्प्लीमेंट. और ये हमने डी मॉर्गन से बता दिया यार कि इसको तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. और ये तो हम जानते हैं दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है. और इसकी वैल्यू तो ऐसी होती है, उसको हमने कॉपी कर दिया. ये क्या है, 1 माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ऑल गुड, सारी वैल्यूज है मेरे पास, तो रख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी, 2/5 है, दिस इज 2/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी,
3/10, मैंने कहा ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है जी 1/5, लो भैया ये भी लिख दिया, है ना। 2 में से 1 गया, कितना होता है 2 में से 1 गया 1 होता है, एलसीएम ले लो 10 आएगा, 5 2 3, 3 + 2 5, 5/10 हाफ, 1 - हाफ इज हाफ। तो ये मेरे पास आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बस जो जो चाहिए था सब आ गया, उठा के वहाँ पे रख देना है अब आपको। आओ जल्दी से रखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमने फाइंड की है विच इज कमिंग आउट टू बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ये भी हमने फाइंड करी है विच इज कमिंग आउट टू बी 7/10। ओके जी, अब इस डेटा को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आई होप ये सबको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बस सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। तो आओ फटाफट रख दें अपन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आया है जी 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना आया है जी 7/10 इनटू ये कितना है हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आया है जी 3/5। अब ऐसे कहाँ अच्छा लग रहा है, आओ इसको अच्छे से लिखते हैं। सो दिस इज हाफ इंटू 10/7, दिस इज हाफ इंटू 5/3। आओ सिंप्लीफाई कर ले जल्दी से इसको। तो सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो ये आ रहा है 2 1 2 5 10, दिस इज 5/7 ओके, और ये 5/6 क्या आया जी 5/6 आया। दोनों को इंटू ही करना है ना, प्लस का निशान तो है नहीं, इंटू ही करना है। आओ फटाफट इंटू कर दें। सो 5 × 5 25, 7 6 क्या होता है जी 42। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे होना ही पड़ेगा। सो 25/42 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कितना सिंपल था मैम, बहुत लेंदी था एमसीक्यू के हिसाब से ना, ये सिर्फ आपको समझाने में इतना लेंदी लग रहा है, जब खुद सॉल्व करोगे तो छोटा सा ही है। बस बेसिक से फॉर्मुलेज हैं उनको आपको याद रखना है और डेफिनेटली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स आपको याद रखना है, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को याद रखो, चीज़ों को रखो, सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर दो। ऑल गुड, चलें आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए जी अगले क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बस मैंने डेटा को रखा, उल्टा पुल्टा किया, ठीक है, इंटू करना था भैया, इंटू कर दिया और आपको आंसर दे दिया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है कि इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट, ठीक है, ए एंड बी हमारे पास 2 इवेंट है, सच दैट मतलब हमारे पास गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1/4 है। हमको बताना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। सुनो जी, सबसे पहली चीज, अब तो डी मॉर्गन्स आपके लिए नया नहीं है ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डी मॉर्गन्स के बारे में ही बातें करी, तो मैं जानती हूँ कि ये भले हमें कितना भी कंफ्यूज कर लें, हम जानते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश विच इज रिटन एज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बात तो हम जानते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, या फिर ऐसा बनाओ या फिर डंडी खींच, तो एक ही बात है तो कॉम्प्लीमेंट, राइट। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख के रख दिया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर स्टार, दिस वी शुड नो। अब देखते हैं ये फाइंड करने के लिए क्या मेरे पास 1 तो भैया है ही, ये चाहिए, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस, राइट, 1 तो है। क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है? मैंने कहा देख लेते हैं। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो नहीं है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड है, परंतु मैम आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, एक बात सुनो ज़रा मेरी, इसको तो यार मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा था 1 माइनस ब्रैकेट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। क्या मेरे पास पी ए है? हाँ। क्या मेरे पास पी बी है? हाँ। क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है? ना। क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ? यस, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तक पहुँच सकती हूँ। कैसे पहुँचूंगी? चलो आओ जो गिवन है उसकी हेल्प से पहुँचते हैं। नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर स्टार। इसको कहो कि भैया तुम 2 मिनट रुको।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक डेटा है, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। मैंने कहा ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है उसे लिख दो। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड कितना है जी, 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है ही नहीं, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है क्या हमारे पास, हाँ, इट इज 1/3। बस बन गया काम आपका, इसको उठा के वहां शिफ्ट कर दो। तो ये कितना आ रहा है जी, 1/12, 1/12 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पी ए है, पी बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। आओ सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं और फटाक सीधे अपना आंसर बता देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से, है ना, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया है, विच इज कमिंग आउट टू बी 1/12। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, क्या ये इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। मैम ऐसे कैसे बता देंगे, देखो ना, ये है, ये है, ये है, सोच समझ के बताओ क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, ये आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं और जो चाहिए था वो आंसर इनको देके अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपके पास, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, 1/12, है ना जी, 1/12। 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लो आप लोग जल्दी से, क्या आएगा, 2 1 जा, 2 6 जा 3, 2 3 जा 3 1 जा, डेफिनेटली मैम 12 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस यहाँ पे मैंने लिखा 12, 2 6 जा 6 1 जा, 3 4 जा 4 1 जा, दिस इज 1। 6 + 4 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/12। यार इसको ऐसा कैसे लेके घूमें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। तो ये बनेगा 3 3 जा 9, ये बनेगा 3 4 जा 12। एलसीएम ले लो, 4 में से 3 गया 1, तो 1/4। क्या आ रहा है आपके पास आंसर, 1/4। ऐसा कोई ऑप्शन है, क्यों नहीं होगा, राइट, होना ही पड़ेगा यार। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को। तो कैसे हम लोग लिंक्स को बिठा रहे हैं कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्या हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ आप देख रहे हो, और आपने जो कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी याद की थी प्रोबेबिलिटी में, उसका मैक्सिमम यूज़ आपने अभी तक देखा है। सो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट का ना होना इज इक्वल टू 1। तो उससे हमारे काफ़ी खेल सफल हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन 2 क्लियर है। आओ जल्दी से चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है भैया, आओ सारी चीज़ें लिखते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/5, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड है 1/2, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 4/5। हमको क्या चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। हमने कहा ठीक है, सोचते हैं ज़रा क्या होगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे मिलेगा। देखो जी, लिंक बिठाओ बैठ के आप लोग, सुनो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली यहाँ से इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी है, डेफिनेटली यहाँ से पी ए मिल जाएगा, हो गया काम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, सबसे पहले इसको फॉर्मूले की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसको फॉर्मूले की तरह एक्सपेंड करोगे तो आप अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। हम सब जानते हैं भैया इसका क्या फॉर्मूला होता है। Probability of A when B has occurred is a formula of conditional probability which says it is equal to probability of A intersection B divided by जो नीचे लिखा है उसकी probability, है ना। तो probability of A when B has occurred, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, into probability of B is equal to probability of A intersection B। किस किस को ये बात चमक गई, ठीक है।
Now probability of A when B has occurred is equal to half. Probability of B is 3/5. तो मेरे पास probability of A intersection B क्या आएगा? ये आएगा 3/2 5 are 10. तो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मैम इतना खुश क्यों हो रहे हो इसको निकाल के, हमको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए. मैंने कहा 1 मिनट रुको, ये आ गया आपके पास. अब आगे चलो ज़रा जल्दी से. कहाँ आगे चलेंगे? इस फॉर्मूले पे चलेंगे अपन. हम सब जानते हैं और नहीं जानते तो हमको पता है, हमने 11th क्लास में सीखा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना. और मान लो नहीं भी जानते थे तो 2 क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी तो यूज हुई है, हमको कंटस्ट तो हो गई है ना. मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 4/5. मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं, वही तो फाइंड करना है. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरे पास? 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास? 3/10. बहुत अच्छी बात है. इन सबको उठा के यहाँ लेके आओ तो दिस इज 4/5 माइनस 3/5 plus 3/10 and this is equal to probability of A. 4 में से 3 गया, कितना? 1. So this is 1/5 plus 3/10. LCM लोगे 10 आएगा. 2 plus 3 5 5/10 हाफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकल के आया? हाफ निकल के आया. कैलकुलेशन है उसमें तो आप लोग माहिर हो, बहुत ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किसी को डाउट हुआ होगा मैम क्या कर दिया. सिर्फ 4 - 3 1 किया, 1/5 प्लस 3/10. एलसीएम लोगे 10 आएगा. 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 + 3 5 5/10 हाफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास? हाफ आ गई. अब ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देखो, वाइंड अप करते हैं अपन लोग. हमारे पास 2 इवेंट थे. बी की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था. मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए था. मैंने कहा देखो ये 2 हैं और इनमें क्षमता है एक फॉर्मूले की तरह एक्सपैंड होने की, तो मैंने इसके फॉर्मूलेज लगाए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला मैं जानती हूँ यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी. डेटा को यहाँ रखा और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली. लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो मैंने इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले को एक्सपैंड करके निकाला. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया अपने पास? हाफ आ गया. और दैट इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप क्वेश्चन 3 क्लियर है. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे डेटा आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है. आपको बताना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड. ठीक है, तो मैंने कहा जो जो डेटा गिवन है आओ पहले उस डेटा को लिख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/13. मैंने कहा ठीक है जी. मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13. ओके जी. फिर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 4/13. नो प्रॉब्लम. क्या चाहिए अपन को? अपन को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड. तो यार ये कैसे मिल सकता है? सोचो ज़रा, इसकी स्टाइल कैसी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड, ये किस स्टाइल का क्वेश्चन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टाइल है ना. एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, दूसरा हो चुका है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टाइल है ये. तो आओ यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना जी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, अब क्या करें हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं. इसके जगह मेरे पास तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी. इससे यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? एक पे ही डैश है, 2 पे डैश होता तो डी मॉर्गन्स लगा के कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के कुछ ना कुछ करके आंसर तक पहुंच जाती. लेकिन यहाँ पे क्या समस्या आ गई? यहाँ पे समस्या ये आ गई कि 1 पे ही डैश है. सोचो ज़रा क्या कर सकते हैं. अच्छा, क्या मेरे इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है?
दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं मैथमेटिकली? कब होते हैं इंडिपेंडेंट? दो इवेंट्स ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना? अगर ऐसा हो जाता है तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी के सभी रिश्तेदार भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कौन कौन है इनके रिश्तेदार? ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर मेरे ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली लगेगी यहाँ पे, और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है ऐसी प्रॉपर्टी इनके लिए लगेगी, और साथ में इनके ये तीन रिश्तेदार भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इन पे भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी को हम कैसा लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। लेकिन कब? जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तब, है ना? तो ये तीनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं ऐसा सोच रही हूं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसा लिख सकती हूं? मैम लिख तो सकते हो, लेकिन तब जब आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपके ये इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, राइट? मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकती हूँ, लेकिन ये तब लिख सकती हूँ जब मेरे ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो। और ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो मैंने एक छोटा सा सपना देखा है, अब देखते हैं क्या इस सपने को अपन सच्चाई में साबित कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? या फिर हमको कुछ और स्टेप सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको तोड़ के लिख दूंगी और फटाफट ये वैल्यूज़ निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। लेकिन मुझे चेक करना होगा क्या मेरे ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है मेरे पास? 4/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 9/13। क्या ये दोनों जिंदगी में कभी 4/13 के बराबर हो सकते हैं? सोचो ज़रा आप लोग। यहाँ पे अगर इनको कटना होता तो अभी कट जाते, ये तो कैंसिल हो ही नहीं रहे, राइट? मतलब सिंप्लीफाई होके ये ज़िंदगी में 4/13 का तो रूप कभी नहीं लेने वाले। मतलब क्या? हम दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि ये सपना सच नहीं हो पाया, राइट? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मतलब मेरे ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर मेरे ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनके ये रिश्तेदार भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब बेचारे ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो प्रॉपर्टी में लगाने का प्लान बना रही थी वो फेल हो गया। अब क्या करें भाई? अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो मैंने कहा कि थोड़ा सेट थ्योरी में थोड़ा इमेजिन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो जब मैं ऐसे सोचती हूँ ना तो मेरे पास प्रॉपर्टी है कि ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इमेजिन करो, डायग्राम बना के शेड करके देखो, यही आएगा, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4/13, और मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13। सब कुछ है, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको, ठीक है ना? जिस पे डैश लगा है उसको भाव नहीं देना है। देख लो यहाँ पे ए पे डैश है, हमने उसको लेके ही नहीं आए। यहाँ पे हमने बी की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप लोग, सो कितना आ रहा है ये मेरे पास ये आ रहा है, एलसीएम क्या ही लूँगी, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। 9 में से 4 गया 5, 5/13, 9/13, 13 चले गए, मेरे पास आंसर आया 5/9। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है? डेफिनेटली है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? क्लियर है सबको? बी की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी? आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, क्लियर है सबको? बस फॉर्मूले को लगाया, वैल्यूज़ को रखा, हम अपने आंसर तक पहुंच गए, विच इज़ इक्वल टू 5/9। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं? 5 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई जी? 8 टोटल बॉल्स हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना? 5, 6, 7, 8, ठीक है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने इस बैग में से 3 बॉल्स को निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगने वाली है? आप 3 बॉल्स को निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक से ज़्यादा काम कर रहे हो ना, 3 बॉल्स को निकाल रहे हो, कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट से। मतलब ये रहा मेरा बैग, ठीक है, इस बैग में से एक बॉल निकाला, फेंक दिया, बैग में बॉल्स की संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, फेंक दी, फिर से इस बैग में बॉल की संख्या कम हो जाएगी। और रुकना नहीं है, एक और बॉल आपको निकालना है। एक और बॉल जब यहाँ से निकालोगे तो अगेन नंबर ऑफ बॉल्स विल बी कम इन योर बैग, ठीक है ना? बॉल्स आपके कम होते जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, पूरी कहानी हमने समझ ली कि मेरे पास एक बैग है जिसमें 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, मुझे इस बैग में से 3 बॉल्स को निकालना है, लेकिन कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने एक बॉल निकाला, उसके बाद उसको हटा दिया, फिर मैंने उसमें से दूसरी बॉल निकाली, और फिर उसके बाद मैंने उसमें से तीसरी बॉल निकाली है। ये काम कैसे हो रहा है? ये काम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। अब चाहिए क्या इनको? इनको क्या चाहिए? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब आप ये 3 बार बैग में से बॉल निकाल रहे हो तो आपको एग्जैक्टली 1 रेड बॉल मिले? इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, ठीक है। 3 बॉल्स निकाल रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको एक ही रेड बॉल मिले? मतलब पहले आपने बैग में हाथ डाला, रेड बॉल निकाल दी, फेंक दी। उसके बाद जब 2 बॉल और आप निकाल रहे हो ना, तो वो रेड नहीं होनी चाहिए, वो ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हमसे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। आपको एक ही रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकालो आप लोग। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकाल रहे हो आप? नंबर ऑफ बॉल्स 3 निकाल रहे हो, जिसमें से एक ही रेड बॉल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, ठीक है। ऑल गुड, चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने देखा कि यार 3 बॉल्स आप निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो जी? विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हो, ठीक है। इतना ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो हमको चमक गया कि यार मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पकड़नी है। आप बैग में से 3 बॉल्स निकाल रहे हो, ठीक है। आप बैग में से 3 बॉल्स निकाल रहे हो, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। आपको एक ही रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। कितनी बॉल्स निकाल रहे हो? 3। उन 3 में से एक बॉल ही आपकी रेड आई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? अब इनने इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि कौन से ऑर्डर पे आपको रेड बॉल मिले। अगर ये ऐसा लिखते ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मतलब पहली बॉल ही आपकी रेड आ जाए, या दूसरी बॉल रेड आ जाए, या तीसरी बॉल रेड आ जाए, अगर ये लोग पर्टिकुलरली मेंशन करते ना तो कोई समस्या नहीं होती। जैसे अगर ये लोग बोलते थे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज अ रेड बॉल, ऑर्डर मेंशन कर देते तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। या फिर अगर ये सवाल हमसे पूछते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेकंड बॉल एज द रेड बॉल, तो इनने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया पहली ब्लू आई है, फिर रेड आई है, फिर ब्लू आई है, मतलब ऑर्डर ये लोग मेंशन करते तो हमको समस्या नहीं होती। या फिर ये हमसे ऐसा बोल देते अरे एक ही रेड बॉल निकालनी है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थर्ड बॉल एज द रेड बॉल, अगर ये ऑर्डर को मेंशन करते तो हम कुछ नहीं सोचते। नॉर्मली इनने कहा कि भैया थर्ड बॉल रेड आ जाए, अंडरस्टूड है, पहली ब्लू, दूसरी ब्लू, फिर रेड आई है, मतलब ये लोग ऑर्डर मेंशन करते तो भैया नॉर्मल हम क्वेश्चन को सॉल्व करके इनको आंसर दे देते। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन है जिसमें ऐसे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है।
वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी क्वेश्चन को जिसने पकड़ लिया वो इन क्वेश्चन को उड़ा सकता है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन में ये चाहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन बॉल एज अ रेड बॉल। मीन्स इन लोगों ने ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा कि वो पहली रेड बॉल आपको पहली बार मिले या दूसरी बार मिले या तीसरी चांस में जब आप बॉल बाहर निकालते हो तब मिले। दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर कि भैया कौन से ऑर्डर पे आपको रेड बॉल मिली उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इनने बस इतना कह दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन रेड बॉल। अब वो रेड बॉल आपको कौन से टाइम्स मिली है ये मेंशन नहीं किया। दैट मीन्स दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर। और प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, तो आप यहाँ पे 3 पॉसिबल ऑर्डर बनाओगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है ना, इनने ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा, इनने सिर्फ इतना कह दिया कि भैया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब हम खुद जानते हैं कि 3 बॉल जब हम निकाल रहे हैं, है ना, 3 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, हमको सिर्फ एक रेड बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यार एक रेड बॉल तो हमको पहली बार भी मिल सकती है। हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे ही हमको रेड बॉल मिल गई हो, है ना। 3 बॉल निकालना है, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हो सकता है पहली बार जब मैंने बैग में हाथ डाला तो मुझे लाल कलर की बॉल मिल गई, बाकी 2 बॉल्स कैसी है, ब्लू कलर्स की है। या फिर का मतलब मैथ्स में होता है प्लस, है ना जी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 बॉल्स मुझे बाहर निकालनी है उसमें से स्टार्टिंग की 2 बॉल्स तो यार मेरी पहली बॉल ब्लू आ गई, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बॉल मेरे पास रेड आ गई और फिर जो तीसरी बॉल मेरे पास आई है वो नीली कलर की आ गई। ऐसा भी हो सकता है। ऑर्डर से फर्क पड़ता है, इनने ऑर्डर के बारे में बताया नहीं है। अगर ये ऑर्डर के बारे में बताते तो हम उस स्पेसिफिक केस को ही लेते। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन से टाइम्स आपको रेड बॉल मिली है, बस कह दिया कि एग्जैक्टली 1 रेड बॉल मिली उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो एग्जैक्टली 1 रेड बॉल आपको कैसे कैसे मिल सकती है? हो सकता है पहली बार ही बैग में जब हाथ डाला तो लाल कलर की बॉल आ गई, बाकी 2 नीली आ गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार जब आपने बैग में हाथ डाला तो नीली बॉल आई, फिर रेड आ गई, फिर नीली आ गई। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको नीली बॉल मिली और उसके बाद आपको लाल कलर की बॉल मिल गई। तो 3 पॉसिबल केसेस है ना कि एक ही रेड बॉल मिले। हो सकता है पहली बार मिल गई हो सकता है दूसरी बार मिल गई हो रेड बॉल, या फिर हो सकता है तीसरी बार मिल गई हो। तो दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर कि कौन से टाइम्स मिली है। तो हम तीनों पॉसिबल ऑर्डर को ले चलेंगे और फिर इनको इनका आंसर देंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई है? ये बात क्लियर है पक्का? अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर ये लोग मेंशन नहीं करते कौन सा ऑर्डर है, कब आपको निकालनी है रेड बॉल, तो आप ऑल पॉसिबल ऑर्डर खुद बनाएंगे, उन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और एडिशन का साइन लगा के इनको फाइनल आंसर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है सबको? राइट। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन, थोड़ा सा क्या पूरा ही सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर बता देंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि भैया एग्जैक्टली 1 रेड बॉल आ जाए, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल आ जाए। सो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये प्रोबेबिलिटी के रेड बॉल मिल गई हो, प्रोबेबिलिटी की ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी के ब्लू बॉल मिल गई हो, या फिर प्रोबेबिलिटी के ब्लू बॉल मिल गई हो, प्रोबेबिलिटी के रेड बॉल मिल गई हो, प्रोबेबिलिटी के ब्लू बॉल मिल गई हो, या फिर प्रोबेबिलिटी के भैया स्टार्टिंग में दोनों ही ब्लू बॉल्स मिली और तीसरी बॉल हमको रेड मिल गई। तो रेड बॉल के तीनों ऑर्डर हमने लिख लिया। हो सकता है पहली बार मिल गई हो सकता है दूसरी बार रेड मिली हो सकता है तीसरी बार रेड मिली हो, क्योंकि एक ही रेड चाहिए तो बाकी तो 2 ऑफकोर्स ब्लू ही होगी, ठीक है। चलो जी, तो ये हम समझ गया। फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं। रेड बॉल पहली बार जब मैं अपने बैग के पास गई तो इस बैग में से मुझे लाल कलर की बॉल मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी रेड है? 5, टोटल कितनी है? 8, तो 5/8 है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/8 इनटू, अब ये जो बॉल्स निकाल रहे हो ना आप लोग, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ काम हो रहा है। मतलब आपने बॉल निकाली, फेंक दिया, नंबर ऑफ बॉल्स की संख्या में कमी आ चुकी है क्योंकि रेड बॉल जा चुकी है। तो अब आपकी रेड बॉल कितनी हो गई है जी? 4 हो गई है।
ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट बॉल, जब पहली बॉल आपने निकाली रेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी इज 5/8। रेड आ चुकी है, हटा दो, नंबर ऑफ संख्या मतलब इस बैग का कन्फिग्रेशन बदल जाएगा, ठीक है ना। अब जाओगे आप, ब्लू बॉल आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर, 3 balls are there which are blue and total number of balls are 7, so this is 3/7। दूसरी बॉल आपको ब्लू मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। ओके जी। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ काम हो रहा है, क्वेश्चन वाले बोल चुके हैं, तो यहाँ पे आपका जो ब्लू बॉल है वो 1 कम हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी आपकी कम हो जाएगी। तीसरी बार जब आप बैग में जाते हो बॉल को निकालने के लिए, तो ब्लू बॉल आए आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, ठीक है। क्योंकि नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल ब्लू बॉल्स आर 2, तो दिस इज 2/6, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब दूसरा केस या फिर वाला केस, ये तो वो सिनेरियो हो गया जब पहली चांस में ही आपको रेड बॉल मिल गई, बाकी 2 ब्लू बॉल हो गई। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बैग के पास गए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 5 रेड है, 3 ब्लू बॉल्स है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भैया आप अपने बैग के पास गए, ठीक है ना, आपने इसमें हाथ डाला और आपके पास ब्लू कलर की बॉल आ जाए, राइट। पहले केस में ब्लू कलर की बॉल आ गई, सो ब्लू कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर हाउ मैनी, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8। अब क्योंकि ये कार्यक्रम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे बॉल की संख्या में कमी लेके आ जाना है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी आपके कम हो जाएंगे। आपके पास दूसरी बॉल रेड आ जाए, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 5 रेड बॉल्स आर देयर एंड नाउ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 7। लेकिन कार्यक्रम कैसे हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, इसका मतलब अब आपकी रेड बॉल 4 होंगी और टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 हो जाएंगी। लेकिन तीसरी बार जब आप बैग में हाथ डालते हो तो ब्लू कलर की बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर, 2 ब्लू बॉल्स आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6, तो दिस इज 2/6। ये कार्यक्रम खत्म हो गया, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा केस बनाएंगे, तो क्योंकि या फिर है ना, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि बेटा ऐसा हुआ हो, तो आप अलग अलग केसेस इमेजिन कर रहे हो। वाई वी आर इमेजिनिंग, बहुत समय हमारे पास इसलिए इमेजिन कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने ऑर्डर नहीं बताया है कि आपको कौन से नंबर की बॉल रेड आई है। एक आई है रेड, ठीक है बेटा, लेकिन कौन से नंबर पे वो रेड बॉल आई है, क्योंकि आप 3 बॉल्स निकाल रहे हो ना, तो आपको तीनों केसेस बनाने पड़ेंगे। वाई, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर, द पोजीशन, कौन से टाइम पे आपको रेड बॉल मिली है, क्वेश्चन वालों ने मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के लिए फिर से आओ भैया, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन क्या है बैग का, 5 रेड है, 3 ब्लू है, टोटल 8 है आपके पास। अब तीसरा केस कहता है कि पहली बार हमको ब्लू बॉल मिल गई, तो पहली बार ब्लू बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। अब भैया ब्लू मिल गई है, तो कार्यक्रम हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो नंबर ऑफ बॉल्स की संख्या में कमी आ जाएगी, आ गई कमी, अच्छी बात है। दूसरी बॉल आपकी ब्लू आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 7, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 7, तो 2/7। अगेन कार्यक्रम इज विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना जी। पहली कितनी थी, 3, 2, ठीक है, अब 1 बचा, अब यहाँ पे 6 हो जाएंगी टोटल बॉल्स। लेकिन थर्ड टाइम पे आपको रेड बॉल मिल गई, तो रेड बॉल इज 5 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6, तो दिस इज 5/6। इस तरीके से आपको इसमें काम करना था, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, तो यार इसका, इसका और इसका डिनोमिनेटर तो सेम है ना जी। ये नंबर भी देखो यार, 532, 532, 532 मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकती क्या मैं इसको, ये लिखा मैंने, ठीक है, और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये है तो तीनों के पास ही ना, ये चीज़ कॉमन लिया तो 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, तो इसमें बस 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात हो जाएगी। ये हटाओ यहाँ से, 3 का कर दो मल्टीप्लाई, ऐसा बन गया ये, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये आ रहा है 5 3 ज़ा 15, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, सो 15/56 आपके पास आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
पूरा डेटा सेम ही था, मैंने तीनों से कॉमन लिया तो 1+1+ बनाया, दिस इनटू 3, डेटा आपके पास था, आंसर आपके पास आ गया। सो दिस इज 15/56 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब क्वेश्चन वाले ऑर्डर मेंशन ना करें तो आपको ऑर्डर से खेलना होगा, आपको सोचना होगा कि कौन से पोजीशन पे वो बॉल बाहर आई है और सारे केसेस बनाओगे, क्योंकि ये काम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हुआ था, तो हर एक कन्फिग्रेशन के बाद आपके नंबर ऑफ बॉल्स जो है कम हो जाएगी, ठीक है। ऑल गुड, चलिए जी क्वेश्चन 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन 6 आपसे कहता है कि 3 persons A, B and C fire at a target in turn starting with A. The probability of hitting the target are 0.4, 0.3 and 0.2 respectively. Find the probability of 2 hit, कि 2 ही लोगों ने टारगेट को हिट कर पाया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। अब यहाँ पे आपके पास 3 पर्सन्स हैं A, B एंड C, दे आर हिटिंग द टारगेट, स्टार्ट किया है A से हिट करना, ओके। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि A टारगेट को हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, B टारगेट को हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड C टारगेट को हिट कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ 2 हिट्स, कि भैया इन तीनों में से 2 ही लोग टारगेट को हिट कर पाए, ठीक है। क्लियर है सबको? तो मान लो ये कोई टारगेट है, यहाँ पे आपके ये 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, B टारगेट को हिट करता है, प्रोबेबिलिटी 0.3, C टारगेट को हिट करता है 0.2। A ने स्टार्ट किया है गेम को खेलना, ठीक है जी। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 ही लोग टारगेट को हिट कर पाए हैं। अब वो 2 लोग कौन हैं ये इन्हें बताया नहीं है ना जी। इन्हें कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट बता दो भैया, लेकिन वो 2 लोग कौन हैं नहीं बताया, तो हमको इसमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स मतलब क्या हो सकता है यार, A ने हिट किया हो, B ने हिट किया हो, परंतु C ने हिट नहीं कर पाया, है ना। क्लियर है? C हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, C हिट नहीं कर पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश, किसी का होना प्लस किसी का ना होना इज इक्वल टू 1। C हिट करता है 0.2, तो C हिट ना करे इसका अपोजिट है, तो कॉम्प्लीमेंट का निशान आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो जी, अब यहाँ तो हमने लिख दिया कि A ने हिट किया, B ने हिट किया, C ने हिट नहीं किया। अब ऐसा हो सकता है ना कि A ने हिट किया, B ने हिट नहीं किया और C ने हिट कर दिया। अभी भी 2 लोग हिट कर रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेटा B और C ने हिट कर दिया लेकिन आपका A हिट नहीं कर पाया टारगेट को, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये लो जी, हमने लिख दिया यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास एग्जैक्टली क्या कि 2 लोग हिट करते हैं टारगेट को। 2 लोग टारगेट को हिट करें तो वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है A एंड B ने हिट किया, C ने हिट नहीं किया। हो सकता है A और C ने हिट किया, B ने हिट नहीं किया। हो सकता है कि A ने हिट नहीं किया, B और C ने हिट किया। सबको मौका मिल गया ना, AB, AC, BC, राइट। A ने हिट किया, B ने हिट किया, A ने हिट किया, C ने हिट किया, B ने हिट किया, C ने हिट किया, ठीक है। यहाँ पे ये हिट नहीं कर पाया, ये हिट नहीं कर पाया, ये हिट नहीं कर पाया, तो मतलब सबको मौका मिल गया कि किसी 2 लोगों ने हिट किया है, तीसरा बंदा हिट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिटिंग द टारगेट है, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट हिटिंग द टारगेट तो नहीं है। तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं कि किसी इवेंट का होना प्लस उस इवेंट का ना होना इज इक्वल टू 1। Now using this formula we can find probability of A dash which is equal to 1 minus probability of A. Now 1 तो ये रहा, probability of A क्या है मेरे पास 0.4, तो this is coming out to be 0.6। फिर आप देखिए यहाँ पे कि बेटा probability of B dash भी चाहिए, तो ये क्या होगा 1 minus probability of B होगा, so this is 1 minus 0.3 and which is equal to 0.7। फिर मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 माइनस, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C? प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना है मेरे पास 0.2 और ये कितना आ रहा है जी 0.8 आ रहा है,
सब कुछ है, उठा के बस यहाँ पे आपको लिख देना है। आओ फटाफट लिख देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, तो इसको मैं 4/10 लिख दूँ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3, सो दिस इज 3/10। ओके जी। सी डैश की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो इसको मैं 8/10 लिख देती हूँ, प्लस ए की प्रोबेबिलिटी 4/10, बी डैश की प्रोबेबिलिटी 7/10, सी की प्रोबेबिलिटी 2/10, प्लस ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.6 मतलब कि 6/10, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 मतलब 3/10, एंड सी की प्रोबेबिलिटी इज 2/10। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है ना। आओ फटाफट इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये क्या होगा अपने पास, 3 8 24, 24 इंटू 4, 4 4 16, 4 2 8, 9, तो ये मेरे पास आ रहा है 96/1000। मैं उसे कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में मुझे डेसिमल के साथ खेलना है, ठीक है। क्लियर है सबको। फिर क्या आ रहा है अपने पास, 4 7 28, 28 इंटू 2, 2 8 16, दिस इज 56, तो 56/1000 यहाँ पे हम लिखेंगे, दिस इज 56/1000। फिर क्या है अपने पास, 3 2 6, 6 6 36, 36/1000, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 36/1000। ओके जी। अब फटाफट इन्हें ऐड कर लो आप लोग। तो 96, 56, 36, तो दिस इज 18, 9 और 1 10, 15, 16, 17, 18, 188/1000, 188/1000, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे आ रहा है 0.188। सो 0.188 इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 हिट होंगे आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 इंसान थे, उनके किसी भी टारगेट को हिट करने की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज गिवन थी। आपको निकालना था कि 3 में से 2 ही हिट कर पाएँ टारगेट को, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोई 2 ही टारगेट को हिट कर पाए तो हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। हो सकता है ए ने हिट किया हो, बी ने हिट किया हो, सी ने हिट नहीं किया हो सकता है ए ने किया हो, बी ने ना किया हो, सी ने हिट किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बेटा ए ने टारगेट को हिट ना किया, बी और सी ने टारगेट को हिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, वही अपना फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखा, कैलकुलेशन किया, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि 2 इंसान टारगेट को हिट करते हैं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.188, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से रीड कर लो। Assume that in a family, each child is equally likely to be a boy or a girl. A family with 3 children, कितने बच्चे हैं फैमिली में, 3 बच्चे हैं। A family with 3 children is chosen at random. The probability that the eldest child is a girl, given that family has at least 1 girl is. इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? क्या ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, या इंडिपेंडेंट इवन है, या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, या फिर बेस थ्योरम है, या फिर रैंडम वेरिएबल वाला सवाल है? क्या लगता है आप लोगों को? कि मैम सुनो ना, इस क्वेश्चन में एक शब्द में दिख रहा है गिवन, मतलब ये घटना तो घट चुकी है। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एल्डेस्ट चाइल्ड गर्ल होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एल्डेस्ट चाइल्ड गर्ल है, और ये गिवन है कि फैमिली में एटलीस्ट एक तो बच्ची है ही है ना जी। तो इस क्वेश्चन की डिज़ाइन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आओ सैम्पल स्पेस बनाते हैं और वो 2 इवेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए और कौन सा इवेंट है जो गिवन है, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सैम्पल स्पेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनने कहा है कि ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। 50-50% चांस है कि या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, ओके। हमने जो फैमिली उठाई है ना, उस फैमिली में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उस फैमिली में,
राइट। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, सैम्पल स्पेस में यहाँ पे 3 बच्चे कैसे लिखोगे आप, बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, इस तरीके से बनाओगे ना पूरे सैम्पल स्पेस। क्योंकि इन्हें क्या कहा है कि हम जिस फैमिली की बात कर रहे हैं उस फैमिली में 3 बच्चे हैं। तो इसका जब आप सैम्पल स्पेस बनाओगे ना तब आप यूज़ कर सकते हो, जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो हाउ मैनी आउटकम्स आर देयर, टोटल देयर आर 8 आउटकम्स। तो ये भी वैसे ही तो है, जैसे आप जानते हो कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड एंड टेल। अगर मैं किसी कॉइन को 3 बार टॉस कर दूं या 3 कॉइन को 1 बार टॉस कर दूं तो उसके सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स आते हैं, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फैमिली में 3 बच्चे हैं। अब बच्चे या तो लड़की हो सकती है या तो लड़के हो सकते हैं, तो लड़के हो सकते हैं या तो लड़की, हेड या तो टेल, मतलब 2 हो गया बेस में। एंड कितने बच्चे हैं, 3, तो 2 की पावर 3। एक सिक्के को 3 बार टॉस करते हो, सिक्के में 2 फेस होते हैं, हेड टेल, तो 2 कितनी बार टॉस कर रहे हो, 3, तो 2 की पावर 3, दैट इज 8 नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस while tossing a coin 3 times. Similarly, using this concept, आप इस क्वेश्चन की भी सैम्पल स्पेस को तैयार कर सकते हो। यहाँ पे या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, मतलब ये 2 चीज़ हो गया, राइट। और इसके साथ इनने क्या कहा है कि फैमिली में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो जैसे एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, उसकी जो आउटकम्स आते हैं सैम्पल स्पेस में, उसी तरीके से आप इसकी सैम्पल स्पेस बनाओगे। क्योंकि यहाँ पे भी 2 वो ही हो गया, या तो बॉय या तो गर्ल, और कितने बच्चे हैं, 3, तो 2 की पावर 3, दैट इज 8। किस किस को ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे ना आपको ना चीज़ें बैठानी होगी। अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली में 3 बच्चे हैं तो वो 3 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। तो जैसे आप जानते हो कॉइन को अगर 3 बार टॉस करते हो तो उसकी सैम्पल स्पेस में क्या आता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। ये 2 आपको याद करने के लिए कहा था मैंने। फिर इस टेल को घुमाते जाओ, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर क्या करोगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे H को T से रिप्लेस करते हो और T को H से रिप्लेस करते हो, है ना जी। तो ऐसे आप जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो उसके आउटकम्स आ जाते हैं। सिमिलरली गर्ल है, बॉय है, टोटल बच्चे 3 हैं, तो भैया 2 की पावर 3 मतलब 8 इसके सैम्पल स्पेस में आउटकम्स आ सकते हैं। और वो 8 आउटकम्स कैसे बनाओगे, ऐसे बना लो, बॉय बॉय बॉय। हो सकता है कि तीनों बच्चे लड़के हो, बॉय बॉय बॉय, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे लड़के हैं, तीसरी बच्ची गर्ल है। एल्डेस्ट ऑटोमेटिकली समझ जाना, जो भी सबसे पहले लिखा है वो एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये 2 हमने बना लिए, फिर वैसे रिपीट कर दो। क्या, इस गर्ल को यहाँ पे घुमाते रहो, सो बॉय गर्ल बॉय, फिर इसको यहाँ लेके आ जाओ तो गर्ल बॉय बॉय, ठीक है जी। बन गए ये 4 आउटकम्स। आगे के 4 कैसे बनाओगे, बी को जी से, जी को बी से रिप्लेस कर दो। तो जब बी को जी से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा जी, यहाँ पे जी बी, यहाँ पे जी, और यहाँ पे जी। लो बेटा, ये आपकी सैम्पल स्पेस तैयार हो गई, ठीक है। ऐसे आपको कोरिलेशंस बनाते चलना है, ठीक है। सैम्पल स्पेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बात आपने पकड़ ली, सिक्के वाली कहानी समझ गए तो इसकी सैम्पल स्पेस भी समझ गए होगे। जैसे डाइस का जब आप सैम्पल स्पेस बनाते हो तो डाइस में 6 फेस होते हैं, तो अपन 6 को बेस में रखते हैं, 2 बार टॉस किया तो 6 की पावर 2। यहाँ पे या तो लड़का हो सकता है तो लड़की, मतलब 2, और कितने बच्चे हैं, 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। कैसे बनाएंगे 8 आउटकम्स, सिक्के के आउटकम्स तो हमें रटे हुए हैं, सिक्के के आउटकम्स लिखो, H को B से, T को G से रिप्लेस कर दो, ये बन गए आपके सैम्पल स्पेस, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो भी सबसे पहले लिखा है, राइट, जो भी सबसे पहले लिखा है, राइट, वो बड़ा बच्चा है, वो एल्डेस्ट है। ये बात अपन सबको पकड़ के रखना है कि जो भी सबसे पहले लिखा है वो बच्चा आपका एल्डेस्ट है। अब यहाँ पे फटाक सीधे अपन इवेंट को डिफाइन करते हैं। एक इवेंट ई तैयार करो, उसमें क्या आएगा, एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। इवेंट ई में आपको रखना है कि एल्डेस्ट चाइल्ड क्या है, लड़की है, एल्डेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो आओ ज़रा इसके सैम्पल स्पेस में से एलिमेंट्स को उठा के रख देते हैं। तो ई में क्या आएगा, एल्डेस्ट चाइल्ड लड़की हो, तो जहाँ पे भी सबसे पहले जी लिखा है उसको उठा लो आप। सो जी बी, उसके बाद ट्रिपल जी, फिर डबल जी बी, उसके बाद
GBG, बस इतने ही आएंगे इसमें, है ना। एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, तो जहाँ पे भी सबसे पहले G लिखा है उनको उठा के यहाँ पे रख लो आप, राइट। फिर डिफाइन करते हैं एक इवेंट F। इवेंट F में क्या है, फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल, तो यहाँ पे लिखोगे एटलीस्ट वन गर्ल। तो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या होगा जी, कम से कम एक लड़की तो है। जैसे पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो 34 पे फेल हो जाओगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ 33 या 33 से ज़्यादा। तो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या है, एक गर्ल या फिर एक गर्ल से ज़्यादा। तो इस केस में या तो 2 लड़कियां या फिर 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या है कि भैया कम से कम एक तो होना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं आपके सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 3 बच्चे हैं, क्लियर है सबको। इसे बोलते हैं ना अपन लोग कि पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो 34 पे फेल हो जाओगे क्या, 100 पे फेल हो जाओगे क्या। तो पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, मतलब क्या 33 या फिर 33 से ज़्यादा भी आएंगे तो भी पास हो। तो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या है कि भैया एक तो होनी ही है, एक से ज़्यादा भी होगी तो भी समस्या नहीं है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे F में आप क्या लिखोगे, BBB G, उसके बाद BGB, उसके बाद GBB, सभी लिख दो, ट्रिपल G, फिर डबल GB, GBG, BGG। चेक करो सब लोग, है ना जी, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें एक भी लड़की नहीं है, राइट, सभी आ जाएंगे, क्लियर है। चाहिए क्या आपको इस क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड। E क्या है कि एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, F क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल है। क्वेश्चन को रीड करो, द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल गिवन दैट, मतलब स्टोक, फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल। तो फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल को आपने F से रिप्रेजेंट किया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड, इसको कैसे रीड करोगे, प्रोबेबिलिटी एल्डेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल गिवन दैट फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ऑल गुड, क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमको E इंटरसेक्शन F भी चाहिए था, तो आओ ज़रा E इंटरसेक्शन F निकाल लें पहले, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको E इंटरसेक्शन F भी चाहिए। तो E इंटरसेक्शन F में क्या क्या आ जाएगा, चेक करो, GBB, आपके पास GBB आ जाएगा, है ना जी, और ट्रिपल G भी है ना इनके पास, तो ट्रिपल G भी आ जाएगा, है ना जी। फिर GGB भी आ जाएगा, मुझे तो लग रहा है पूरा सेट E आ जाएगा। फिर GBG, हाँ GBG भी है। तो दोनों में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको उठा के आपने रख लिया, तो ये E इंटरसेक्शन F में आ रहा है, ओके जी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन E इंटरसेक्शन F। क्योंकि मेरा जो ये काम हो रहा है, राइट, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं दे आर इक्वली लाइकली, मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन कह रहा है, ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली। तो जो हमने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद किया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस, क्योंकि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8, तो 4/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि जो नीचे लिखा है उसी की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। F में कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज 7, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैम्पल स्पेस में, 8, तो दिस इज लाइक दिस, 8 से 8 उड़ गया, 4/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है जी, 4/7 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है,
सैम्पल स्पेस बनाना सीखना, ठीक है। क्वेश्चन वालों ने क्लियरली कहा है क्या कि किसी भी फैमिली में ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि एल्डेस्ट चाइल्ड गर्ल है, गिवन दैट फैमिली हैज एटलीस्ट 1 गर्ल। तो मैंने कहा सुनो, सबसे पहले है सैंपल स्पेस तैयार करना। अब खुद सोचो, अगर किसी सिक्के को आप 3 बार टॉस करते हो तो उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, राइट। इसी तरीके से तैयार करते हो ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो अब ऐसा नहीं लिख के आओगे कि बॉय बॉय बॉय, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम संभव है। हो सकता है कि तीनों बच्चे लड़के हो सकता है कि 2 बच्चे लड़के हैं, तीसरी बच्ची लड़की हो। इसी तरीके से आपको पूरा सैंपल स्पेस तैयार करना है। किसी को अगर समस्या है, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको कॉइन को अगर 3 बार टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस कंठस्थ होगा, याद होगा। तो वहीं पे H को B से, T को G से रिप्लेस करो, आपकी इस क्वेश्चन की सैंपल स्पेस भी बन जाएगी। यहाँ पे जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो भी पहला लिखा रहता है दैट इज द एल्डेस्ट चाइल्ड, ठीक है। इनने कहा है कि E एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो लड़की होनी चाहिए, तो जहाँ पे भी G सबसे पहले लिखा है उसको उठा के आप रख दो। F में कहा है एटलीस्ट एक लड़की हो, तो एटलीस्ट एक लड़की हो मतलब क्या, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ओके। तो उसके आउटकम्स हमने रखे। प्रोबेबिलिटी कि भैया एल्डेस्ट चाइल्ड लड़की हो, गिवन है कि फैमिली में एक तो लड़की है ही, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड चाहिए। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे क्लिक होगा, इस गिवन वाली लाइन से आपको क्लिक हो जाएगा। इसके फॉर्मूले को ओपन करा आपने, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है ना। सारी वैल्यूज़ को रखा आपने, क्योंकि इक्वली लाइकली है तो कोई समस्या नहीं आया। ई इंटरसेक्शन एफ में 4 एलिमेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स हैं भैया, एफ इवेंट में 7 एलिमेंट्स हैं। रखो, अपने पास आंसर आ गया 4/7। दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आई विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ अ डाई इज थ्रोन एंड अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमने क्या किया, हमने 2 काम किया, ठीक है। बहुत फ्री बैठे थे तो हमने एक डाई को थ्रो कर दिया, है ना जी, एक डाई को थ्रो किया और पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, ठीक है ना, इस पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को निकाल लिया है, ठीक है। डाइस में 6 फेस होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 है, एक डाइस को फेंका है और 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को बाहर निकाला है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई एंड अ स्पेड कार्ड इज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि भैया डाई पे तो आपको इवन नंबर मिल जाए, है ना। फिर आपने एक शब्द देखा एंड इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपको स्पेड कार्ड मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ना आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये पहचानो कि ये जो 2 इवेंट हैं आपके पास, एक क्या है कि आप डाइस को फेंक रहे हो, एक क्या है कि आप पत्ता निकाल रहे हो। ये जो इवेंट है आपके पास इस क्वेश्चन में, क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर मैंने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल दिया, डाइस को रोल कर दिया, तो क्या डाइस में आने वाले एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा क्या? दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। डाइस में अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, मुझे 2 चाहिए तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। भले ही मैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कौन सा भी पत्ता निकाल लूँ, उस कार्ड को निकालने से इस वाले डाइस में ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली मेरे ये इवेंट्स कैसे हैं, डेफिनेटली मेरे ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। कौन कौन इस बात को मानता है ना। एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक इवेंट आप डिफाइन कर लो, इवेंट E1 विच इज कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर,
इवन नंबर ऑन डाइस। क्या मुझे कोई बता सकता है कि डाइस में बेटा इवन नंबर क्या क्या आएंगे? डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं? डाइस में नंबर होते हैं, अब इतने मासूम बच्चे नहीं हो कि आपको डाइस के नंबर नहीं पता यार। खेलते ही अपन तो 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो डाइस में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से इवन नंबर कौन है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर है 2, 4 और 6, है ना जी। तो इवन इवेंट में आप लिखोगे 2 4 6, तो दिस इज 2 4 6। ठीक है, ये तो आपको फटाक सीधे क्वेश्चन को उड़ा देना है। मैं तो उसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप इस चीज़ें आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब आप बोल रहे हो कि मैम चलो अगले सवाल पे। लेकिन देखो, एक एक कंसेप्ट को ना बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, ये आपको क्लिक होना चाहिए, राइट। इतना क्लिक हो गया फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कर ही क्या रहे हैं अपन? डाइस को फेंक रहे हैं, पत्ता निकाल रहे हैं। इस पत्ते को निकालने से डाइस के इवेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दे आर इंडिपेंडेंट। डाइस को फेंकने से पत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या, ये इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है। तो मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि इवन नंबर मिल जाए डाइस पे। टोटल एक ही डाइस है, अ डाई, है ना, 2 डाइस भी नहीं है। अ डाई मतलब एक ही डाई को थ्रो किया आपने। तो एक डाइस पे भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 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 होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, देखा है कि नहीं? राइट, 1 2 3 4 5 6। इसमें से इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 6। ठीक है भैया, ये तो इवेंट इवन हो गया। एक इवेंट E2 डिफाइन कर लो आप। क्या कि हमको स्पेड चाहिए ना, गेटिंग स्पेड कार्ड। अब यहाँ हो सकता है कि समस्या हो, ठीक है। ये तो पता है, डाइस तो हमने खेला है बचपन में, है ना, लूडो तो हम खेलते थे। लेकिन हो सकता है कि स्पेड का कार्ड का नॉलेज ना हो, तो आओ कार्ड एक्सप्लेन कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग स्पेड। अब ये स्पेड कौन सी कहानी है भैया 52 प्लेइंग कार्ड्स में से? आओ जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। किस किस को कार्ड्स की नॉलेज है? जल्दी से बताओ, ऐसे हाथ ऊपर करके। पता है? चलो ठीक है, नहीं पता तो एक बार फिर से सुन लो। डाइस में नो समस्या, सब जानते हैं। एक डाइस है तो 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर 2 4 6। अभी स्पेड कार्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। अब इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में ना 2 कैटेगरी के पत्ते पाए जाते हैं बेटा, रेड एंड येलो, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। रेड कार्ड्स होते हैं एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आधा 52, 52 का आधा क्या होगा? 26। तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इन रेड कार्ड में 2 कैटेगरी पाई जाती है। एक है आपका दिल मतलब हार्ट, और दूसरा है डायमंड, है ना जी। तो हार्ट कितने होते हैं? 13, डायमंड भी होते हैं 13, ठीक है। हमको क्या चाहिए? हमको तो स्पेड चाहिए, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स में भी 2 कैटेगरी पाई जाती है, एक होता है स्पेड और एक कैटेगरी होती है क्लब, ठीक है। स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं। एंड हाउ मैनी फेस कार्ड्स आर देयर, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो इतना मैंने आपको ज्ञान यहाँ पे दे दिया, क्योंकि इतने ज्ञान से मेरा ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कोई बताएगा? हाउ मैनी स्पेड कार्ड्स आर देयर? कितने स्पेड कार्ड हैं आपके पास? 13 स्पेड कार्ड है। तो यहाँ पे स्पेड कार्ड आप लिख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं जी? 13 होते हैं। तो 52 पत्तों में 13 पत्ते स्पेड होते हैं एंड दे आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। ओके, अब इसको मैं हटा देती हूँ। ये हमने पूरा ज्ञान डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन वालों को क्या चाहिए? क्वेश्चन वालों को चाहिए कि भैया आपको डाइस में इवन नंबर मिल जाए एंड आपका एक स्पेड आ जाए। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 चाहिए। ये इवेंट कैसे हैं? डेफिनेटली ये इवेंट कैसे है जी? इंडिपेंडेंट है। एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसको हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी होती है ये, तो है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन? इवन क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द डाई। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? 3 इवन नंबर्स आर देयर। And how many numbers are there on a die? 6 numbers. So 3/6 into getting a spade. कितने हैं स्पेड आपके पास? फेवरेबल कितना है? 13। तो 13 स्पेड है। कहाँ से निकाल रहे हो 13 स्पेड? 52 पत्तों में से। तो डिवाइडेड बाय 52,
तो ये हो जाएगा हाफ, है ना जी। ऑप्शन कहाँ है ऐसा, 13/52 कट हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा ये, दिस इज 1/4। तो क्या आ रहा है आपके पास, 1/8 आ रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/8, दैट मीन्स ऑप्शन सी, है ना। चेक करो ना, 13 × 4 कर लो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 52, यस 1/8। ये क्लिक हो गया सबको क्वेश्चन। डाइस फेंक रहे हो, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हो। दोनों ही इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता है। एंड लिखा था, पकड़ लिया मैंने शब्द, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड E2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 चाहिए। इसके होने से उसको फर्क नहीं पड़ता, तो भैया इसको तोड़ दिया, लिख देंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इसको ऐसा तोड़ा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को रखा, सिंप्लीफिकेशन किया और क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। आई होप क्वेश्चन 8 क्लियर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है अ बॉक्स कंटेन 3 ऑरेंज बॉल्स। ठीक है, चलो एक बॉक्स बनाते हैं अपन। एक बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स में मेरे पास 3 ऑरेंज बॉल्स है, ठीक है, 3 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है जी, और 2 मेरे पास इसमें ब्लू बॉल्स है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बनाओ क्योंकि इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट भी लिखा है। आ जाओ फिर। तो मेरे पास एक डब्बा है ना जी, इस डब्बे में 3 ऑरेंज बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। यानी टोटल बॉल्स कितनी हो गई इसके अंदर, 3 3 6 7 8, टोटल मेरे पास 8 बॉल्स हो गई है। ओके, अ बॉक्स कंटेन 3 ऑरेंज बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। 3 balls are drawn at random from the box without replacement। मैं कितनी बॉल्स बाहर निकाल रही हूँ जी, 3 बॉल्स को मैं बाहर निकाल रही हूँ, आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं विदाउट रिप्लेसमेंट इस डब्बे में से 3 बॉल्स को बाहर निकाल रही हूँ। कितनी बॉल्स बाहर निकाल रही हूँ मैं इसके अंदर से, 3 बॉल्स को मैं इसमें से बाहर निकाल रही हूँ। कैसे भैया, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, एक बॉल निकाला, बाहर फेंक दिया, बॉल की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल, ये चाहिए आपको। इसमें 3 बॉल्स निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाली, दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली। इस काम में नंबर ऑफ बॉल्स आपकी कम हो रही है। पहली बॉल निकालोगे, स्टार्टिंग में अगर 8 बॉल्स है, तो जब दूसरी बार जाओगे तो नंबर ऑफ बॉल 7 हो जाएगा, तीसरी बार जाओगे तो नंबर ऑफ बॉल आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी समस्या है। क्वेश्चन वालों ने मेंशन नहीं किया कि भैया कौन से पोजीशन की बात कर रहे हो। 2 ग्रीन बॉल्स मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा ना कि फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन एंड 3rd बॉल इज ब्लू, ऐसा मेंशन नहीं किया इनने सिर्फ इतना कह दिया है, खुला आपको लिख के दे दिया है कि भैया 2 ग्रीन बॉल्स और 1 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। दे हैव नॉट मेंशन द ऑर्डर, एंड प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर खुद से बनाएंगे। कैसे, हम कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि हमको स्टार्टिंग में जब बॉल हम लेने गए तो हमको ना ग्रीन बॉल मिल गई और फिर तीसरी बॉल हमको ब्लू मिल गई। 2 ग्रीन हो गया, 1 ब्लू हो गया। ठीक है, मैंने ब्लू बॉल की पोजीशन फिक्स कर ली कि लास्ट में मुझे ब्लू बॉल मिल रही है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ग्रीन बॉल मिली हो, फिर मुझे ब्लू बॉल मिली हो, फिर मुझे ग्रीन बॉल मिल गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ब्लू बॉल मिली हो, फिर ग्रीन बॉल मिल गई हो। तो इस तरीके से आपने सारे केस बना लेना है। ठीक है ना, तो हो सकता है ग्रीन बॉल फिर ब्लू बॉल मिली हो। ऑर्डर इनने मेंशन नहीं किया, इनने सिर्फ इतना कहते हैं कि आपके पास 2 ग्रीन होनी चाहिए, 1 ब्लू। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर से वो हम सब बना लेंगे। राइट, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 2 ग्रीन फिर ब्लू आ गई हो, या फिर ग्रीन ब्लू ग्रीन आ गई हो, या फिर ब्लू ग्रीन ग्रीन आ गई हो। तो मैंने सारे ऑर्डर बना लिए। अब ये जो काम हो रहा है इट इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक एक करके मैं सभी की प्रोबेबिलिटीज़ निकालती हूँ। ये मेरा केस 1 है, ऐसा हो सकता है, या फिर ये मेरा केस 2 है। तो जब केस 2 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो पूरा फ्रेश फिर से डायग्राम बनाओगे, या फिर
ऐसा भी हो सकता है। तो जब केस 3 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप लोग तो फिर से फ्रेश डायग्राम बना के उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने केस 1 को लेते हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू। तो ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी ग्रीन बॉल्स हैं। सबसे पहले जब आप अपने बैग के पास जाते हो, हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, 3 ग्रीन बॉल्स आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8, सो 3/8। लेकिन जब दूसरी बार मैं ग्रीन बॉल को लेने जाती हूँ, क्योंकि काम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएगी जी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 2 हो जाएगी। तो जब दूसरी बार मैं ग्रीन बॉल निकालने जाऊंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/7। अब मान लो वो चली गई बाहर, तो यहाँ पे एक ग्रीन बची, टोटल बॉल मेरे पास 6 बच गई। तीसरी बार जब मैं अपने बैग के पास जाती हूँ तो ब्लू बॉल मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर, 2 ब्लू बॉल्स आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6। तो ये मेरे इस केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन बॉल मिली हो, फिर ब्लू मिली हो, फिर ग्रीन मिली हो। तो आओ अब केस नंबर 2 चाहिए, तो फ्रेश डायग्राम बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे फ्रेश डायग्राम बना लो आप लोग। सो मेरे पास है 3 ऑरेंज, 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है भैया। तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में अगेन एकदम फ्रेश है, तो फिर से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 है। दूसरे केस में सबसे पहले मुझे ग्रीन बॉल मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8, 3/8। क्योंकि काम हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो अब आपकी एक बॉल यहाँ से कम हो जाएगी, है ना जी, राइट। और ये कितनी हो जाएंगी, टोटल 7 हो जाएगी। सो अगली बार जब आप जाते हो तो आपको ब्लू बॉल मिल जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल मिल जाए आपको। सो दिस इज 2 अपॉन, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप लोग ब्लू बॉल कितनी है, 2 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 7, तो 2/7। फिर आपकी बॉल्स में कमी हो जाएगी 6 और ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी आपके पास, 1, है ना। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल कितनी है, 2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6, तो 2/6। बेसिकली पता है यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की केस है ये। अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आता ना, तो मैं आपको ऐसे लिखने के लिए नहीं कहती, तब मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन कहती। देखो कंसेप्ट तो यही है, सोल्यूशन तो इसका ऐसे ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता। कैसे, जैसे आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल और फिर ब्लू बॉल, ठीक है, मान लो ऐसा चाहिए आपको। तो पता है आप कैसे लिखते कि भैया पहली बॉल ग्रीन आ जाए, उसके बाद फिर लिखते कि पहली ग्रीन आ गई है, दूसरी ग्रीन आ जाए। फिर लिखते कि सुनो पहली एंड दूसरी ग्रीन आ गई है, तीसरी ब्लू आ जाए। इसको ना आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। अगर सब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, आप G1 G2 लिख दो कि पहली बॉल तो भैया ग्रीन आ गई है, फिर लिखते यार पहली तो ग्रीन आ गई है, दूसरी ग्रीन आ जाए। फिर कहते आप कि पहली दूसरी ग्रीन आ गई है, तीसरी ब्लू आ जाए। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप उड़ा सकते हो, तो आप ऐसा लिख दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर ही आपको चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव में जब मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई थी ना, तब वहाँ पे मैंने आपको हर एक तरीका बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है, लिखने का तरीका हमने वहाँ डिस्कस किया है। ये ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट उड़ाते जा रहे हैं और फाइनल अपने आंसर तक पहुँचते जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको, चलो जी। फिर अब तीसरे केस पे आओगे तो एकदम फ्रेश आप स्टार्ट करोगे। कैसे, नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 8 होगी, ठीक है ना। 3 ऑरेंज है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है। तो सबसे पहले ब्लू बॉल मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ब्लू बॉल्स कितनी है, 2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉल की संख्या भी कम हो गई आपकी, ब्लू बॉल 1 हो जाएगी, अरे, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 हो जाएगी। दूसरी बार जाते हो तो ग्रीन बॉल मिल जाए, तो हाउ मैनी ग्रीन बॉल्स, 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 7। तीसरी बार जाते हो तो ग्रीन बॉल कम हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक हल्का सा हिंट लेके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख दिया। तो ये जो मैंने लिखा था ना, ये वाला मेथड यहाँ पे, ये आपको अगर सब्जेक्टिव होता तो ऐसे लिख के नहीं दिखाते आप। कैसे लिख के दिखाते, वहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया था, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। इंडिपेंडेंट होता तो आप ऐसा लिख ही सकते थे, ठीक है। क्लियर है लिखने का तरीका, कंसेप्ट, क्वेश्चन क्लियर, डन, ओके जी। अब इसका सोल्यूशन देखो आप कि तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो भैया हमने तीनों के डिनोमिनेटर को कॉमन लिया। फिर हमने ध्यान से देखा कि इन तीनों के तो न्यूमरेटर भी सेम है, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। 3 2 2, 3 2 2, है ना, 2 3 2।
तो मैंने 3 2 2 ये भी कॉमन लिया, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो लो भैया इसमें 3 का कर दिया मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, इस 2 से ये वाला 2 चला गया, तो ये क्या आ रहा है 3 2 ज़ा 6, 7 8 ज़ा 56, तो 6/56। यार ये तो और कैंसिल हो सकता है ना, कैसे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, सो 4 7 ज़ा 28, सो 3/28, मतलब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। डन। यहाँ पे क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी 13.2 एक्सरसाइज में, तब मैंने साइड बाय साइड आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और यहाँ पे लिखा होता है विद रिप्लेसमेंट। मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ। सपोज यहाँ पे आपसे पूछते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 बता दो, तो अगर आपका इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है तो इसको आप लिखते कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, फिर कहते कि सुनो इवन तो हो चुका है E2 की प्रोबेबिलिटी। ये लिखने का तरीका है इसका। लेकिन अगर मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते, ठीक है ना, अगर मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो यहाँ पे और साथ में विद रिप्लेसमेंट शब्द लिखा है, तो साथ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 डायरेक्टली आप लिख देते दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो लिखने का तरीका बस मैं आपको बता रही थी, इस क्वेश्चन में लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता, राइट। अगर सब्जेक्टिव आता तो आपको लिखने का तरीका दिखाना पड़ता। कंसेप्ट तो बिल्कुल ठीक था, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक था, परंतु लिखने का तरीका वो तरीका नहीं लिख सकते जो मैंने ऊपर लिखा था, राइट। वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हाफ या 1 मार्क्स कट हो जाता। ओके, तो ध्यान से सुनना है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, पेपर आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल है, तो काइंडली यूज दिस तरीका टू राइट, टू रिप्रेजेंट। ओके, कंसेप्ट तो वही लगाना है, लिखना है आपको ऐसा है। ओके, अगर विद रिप्लेसमेंट का है तो आप ऐसा लिख दो, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, राइट। सो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, किस तरीके का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। अगर MCQ क्वेश्चन नहीं है तो अच्छे तरीके से लिख के आना है। MCQ है तो कौन देख रहा है, फाइनल आंसर टिक कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान देंगे आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि फ्लैश लाइट हैज 8 बैटरीज आउट ऑफ विच 3 आर डेड। एक फ्लैश लाइट है, ठीक है, मान लो ये फ्लैश लाइट है, इसमें टोटल जो बैटरीज हैं वो 8 है। इन 8 बैटरीज में से 3 तो डेड है, तो भैया जिंदा कितनी है, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देती हूँ वो सही है। ओके, सो 5 6 7 8। ओके, इफ 2 बैटरीज आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ भी वही काम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 2 बैटरीज निकाली हैं आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बैटरी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बैटरी, क्योंकि आप 2 बैटरीज निकाल रहे हो, ठीक है। एंड टेस्टेड, देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डेड, दोनों ही डेड निकले ये बताओ। आप इसमें से ना 2 बैटरी निकाल रहे हो, आपने एक बैटरी निकाली और दूसरी बैटरी निकाली, फिर इसको टेस्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों ही डेड हो, ठीक है, इसका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बोथ आर डेड, तो मैंने कहा भैया पहली निकाली वो डेड है, दूसरी निकाली वो भी डेड आए, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी कि पहली बैटरी मैंने निकाली वो डेड है, इनटू प्रोबेबिलिटी कि भैया पहली तो डेड आ गई है, दूसरी भी डेड हो, ऐसे लिखना है। दिस इज द तरीका टू राइट, बोथ आर डेड, पहली भी डेड है दूसरी भी डेड है। यहाँ पे क्या बनाओगे ऑर्डर, दोनों ही डेड ही तो आ रही है, पहली भी डेड है दूसरी भी डेड है, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अब पहली बैटरी डेड आई, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सो हाउ मेनी बैटरीज आर डेड, 3, एंड टोटल कितनी है बेटा, 8 है। पहली डेड निकाल के फेंक दी आपने। अब नंबर ऑफ बैटरीज तो कम हो जाएगी ना, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। पहली डेड आ चुकी है, दूसरी डेड बैटरी आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पहली डेड आ चुकी है, दूसरी डेड आ जाए, तो जब दूसरी बार जाओगे तो हाउ मेनी डेड बैटरीज आर देयर, 2, एंड टोटल नंबर ऑफ बैटरीज आर 7, सो 2/7।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया। सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे लिखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो लिखने का तरीका ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा मतलब 3/28, फिर से 3/28 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ आया था ना आंसर। चलो ठीक है, सो दिस इज 3/28। क्लियर है सबको? ओके, दोनों ही डेड है, पहली निकाली वो डेड आ जाए, दूसरी निकाली वो भी डेड आ जाए। राइट, क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये एक्स आपके रैंडम वेरिएबल है और नीचे वाले रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ योर रैंडम वेरिएबल गिवन है, ठीक है। आपको ई ऑफ एक्स चाहिए। ई ऑफ एक्स का मतलब क्या है, आपको मीन चाहिए, आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए। सो ई ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, ई ऑफ एक्स होता है समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। इसका मतलब ये है कि आपको रैंडम वेरिएबल का उनकी प्रोबेबिलिटी से इनटू करना है, प्लस का निशान बनाना है, फिर इनके रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी का इनटू करके प्लस का निशान, इनटू करके प्लस का निशान, इनटू करके प्लस का निशान बनाना है। इसका इनटू इससे करो, सो -4 × 0.1, फिर प्लस -3 × 0.2, फिर प्लस -2 × 0.3, इसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 × 0.2 प्लस 0 × 0.2। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा -0.4 -0.6 -0.6 -0.2, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना निकल के आ रहा है, ये टोटल निकल के आ रहा है मेरे पास 6 6 12 4 2 6, तो ये आ रहा है -1.2 -0.6 मतलब -1.8। कितना आ रहा है ये मेरे पास, -1.8, मतलब ऑप्शन डी एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालना है आपको, रैंडम वेरिएबल का उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस मल्टीप्लाई प्लस, दैट्स इट, सिंप्लीफिकेशन, आपको आपका एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। ऑल गुड। चलिए जी, क्वेश्चन 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो फिजिक्स में बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में बच्चे फेल हुए हैं इस 30%, मतलब कि 30/100। 25% मतलब 25/100 फेल हुए हैं मैथमेटिक्स में। अरे यार, मैथमेटिक्स में 25% बच्चे फेल हो गए, और 10% बच्चे भैया दोनों में फेल हो गए, मतलब प्रोबेबिलिटी कि फिजिक्स में भी फेल हो गए, मैथ्स में भी फेल हो गए, ठीक है। फिजिक्स तो खैर टफ हो जाता है ना। फिर one student is chosen at random, the probability that she fails in physics, आपको निकालना है the probability that she fails in physics if she has failed in mathematics is। if का मतलब है given। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से। इनने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि शी फेल्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में फेल होती है वो, एंड इट इज गिवन शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में फेल हो चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स में फेल हो जाए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हम लिखेंगे भैया फिजिक्स में फेल हो गई, मैथ्स में भी फेल हो जाए, डिवाइडेड बाय मैथ्स में तो फेल हो चुकी है। ये मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ऐसे ही तो ओपन करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स व्हेन शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इनका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय मैथ्स में जो बच्चे फेल हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कितने बच्चे फेल हुए हैं आपके फिजिक्स एंड मैथ्स में, उनकी प्रोबेबिलिटी है 10/100। मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 25/100, इसका मतलब 100 से 100 उड़ गया, 10/25, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब हो जाएगा 5 2 = 10, 5 5 = 25, यानी 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्ची मैथ्स में फेल हो चुकी है वो फिजिक्स में भी फेल हो जाए। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया, ठीक है। परसेंटेज में था तो प्रोबेबिलिटी में लिखना है तो बस डिवाइड बाय 100 कर दो आप। फिर इफ़ मतलब गिवन है फेल हो जाए फिजिक्स में, मैथ्स में फेल हो चुकी है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
फॉर्मूला ओपन किया, सब कुछ था यहाँ पे रखा और अपने फाइनल आंसर तक पहुँच गए। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अपन कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड कितना होगा। तो मैंने कहा यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, चलो बेटा जल्दी से फॉर्मूला लगा देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास, 0 है। अब भले ये कुछ भी बने रहे, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो चाहिए ही नहीं, इसका आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड हमको बताना था। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने लगा दिया उसका फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, और वो कितना है जी, 0 है। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू ऑप्शन सी, दैट इज नॉट डिफाइंड। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट, हमारे पास ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। ऑप्शन तो बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर है, ए एंड बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज इक्वल टू 5। एंड ऑप्शन डी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं, ये गिवन है हमारे पास, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना जी। यहाँ पे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। तो यहाँ पे भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया। अब हम जानते हैं यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोले, दे आर वन एट द सेम थिंग, एक ही चीज़ होती है ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड ऐसा लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड ऐसा लिख दिया। यार बी इंटरसेक्शन ए बोलूँ या ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। इससे हमें क्या फ़ायदा मिल गया कि ये दोनों तो कैंसिल होके उड़ रहे हैं। तो जब ये दोनों कैंसिल होके उड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आता है 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ए इक्वल टू पी बी। मतलब जो ऑप्शन सही बैठ रहा है इस क्वेश्चन में दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ना जाने क्या इसका आंसर होगा, लेकिन ठीक है, फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज को ओपन करते जाओ, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी या बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी एक ही चीज़ होती है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4 अपॉन 5। ए सच कहता है, ए सच कहता है, उसके सच कहने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 4 अपॉन 5, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन मतलब एक कॉइन को टॉस किया है। तो जब अ कॉइन इज टॉस्ड इसका मतलब इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा जी, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। ए ने कह दिया कि भैया हेड आया है,
ए ने रिपोर्ट किया, ए रिपोर्ट्स कि हेड अपीयर्स, है ना, उसने कहा कि हेड अपीयर हुआ है। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। ए ने तो रिपोर्ट कर दिया है कि हेड है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सच में हेड आया था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे आप सुनो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक इंसान है ए जो सच कहता है 4/5 टाइम्स, ठीक है, देखा जाए तो हमेशा सच कहना चाहिए, बट ठीक है, ए कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है, 4/5 है, ठीक है। फिर झूठ भी कहता होगा, मतलब सच अगर 4/5 टाइम्स कहता है तो झूठ कितने टाइम्स, झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी प्लस झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सच का उल्टा इज झूठ, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/5 है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 - 4/5 मतलब 1/5। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो झूठ भी कहता है, ठीक है। मैंने सोच लिया कि ठीक है वो सच कहता है इतने टाइम्स, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास है। अब ए ने एक सिक्के को टॉस किया और देखा खुद, ठीक है, सिक्के को टॉस किया और खुद देखा और कह दिया कि हेड आया है, उसने रिपोर्ट कर दिया कि हेड आया है। अब वो झूठ भी तो कह सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि ए ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ए के सच कहने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो वो झूठ भी कहता होगा। अब ए ने तो भैया रिपोर्ट कर दिया है कि क्या, कि हेड आया है। ए ने ही टॉस किया, उसने ही देखा, कह दिया हेड आया है, ही रिपोर्टेड दैट हेड अपीयर्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसने तो कह दिया कि हेड आया है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली हेड आया था। तो इस क्वेश्चन में आप 3 इवेंट को डिफाइन करोगे। सबसे पहला इवेंट होगा आपका इवन इवेंट, जहां पे आप लिखेंगे हेड अपीयर्स, कि सिक्के को टॉस करा तो हेड आया। एक इवेंट आप लेंगे E2, जिसमें आप लेंगे कि भैया टेल आया, टेल अपीयर्स। और एक इवेंट आप ले लो H, कि ए ने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, कि हेड आया है, ही रिपोर्टेड हेड अपीयर्स, ठीक है। ये हो गया काम। मतलब यहां पे क्या हो रहा है ना, ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है इसका। इसने तो कह दिया है, ए ने तो कह दिया है हेड आया है। अब टॉस करा तो हेड भी आ सकता है, टॉस किया तो टेल भी आ सकता है, लेकिन इसने क्या कह दिया है कि हेड आया है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि भैया ए ने तो कह दिया है कि हेड आया है, आप बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड। तो एक्चुअली देयर वाज अ हेड मतलब इवन, ये घटना तो घट चुकी है, उसने कह दिया कि हेड आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आया था। मतलब आप यहां पे पहुंच चुके हो, कह दिया हेड आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आया है, ये निकालना है। यहां पहुंच गए हो, पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट मीन्स आपको लगाना है बेस थ्योरम, है ना। हेड तो आ गया है, उसने तो रिपोर्ट कर दिया है, अब आया है कि नहीं आया मेरे को नहीं पता, उसने तो रिपोर्ट कर दिया है, क्या, ए रिपोर्ट्स हेड अपीयर्स, ये घटना घट चुकी है, हम यहाँ पहुंच गए कि हेड आया है। आप निकालिए प्रोबेबिलिटी कि सच में सिक्के पे हेड था, मतलब यहाँ पे हो, पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, हमने कभी याद नहीं किया, हमने तो हमेशा डिराइव किया है ना। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या है कि हेड आया हो, लिख दिया, फिर बातें करोगे क्या, कि सुनो हेड ही आया था और तभी उसने रिपोर्ट किया, ये हो गया ना, इसलिए यहाँ पे लिखा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सब कुछ लिखोगे टोटल, कि भैया हेड ही आया था, सुनो हेड आया था और उसने रिपोर्ट भी किया हेड आया। यहाँ पे लिखोगे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टेल आया था सिक्के पे टेल आया था, लेकिन ए ने तो कह दिया हेड आया था। ये मैंने इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट अस कंप्लीट दिस डायग्राम और फटाक सीधे आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या है कि हेड आया हो।
सिक्के को एक ही बार टॉस किया है, हेड आया हो, तो हेड कितना है जी? 1, टोटल कितना है? 2। यहां पे लिखोगे क्या कि सुनो, हेड आया और ए ने भी कहा कि भैया हेड ही आया है, हेड ही आया था टॉस करने पे और ए ने ही कहा कि हेड आया था। क्या हो रहा है जी? आपने सिक्के को टॉस किया, हेड आया, और ए ने भी यही रिपोर्ट किया कि हेड आया। इसका मतलब ए ने सच कहा ना, और ए की सच कहने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 4/5 है। तो यहाँ पे 4/5 लिखोगे। इस वाले में क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या? टेल आया। एक सिक्के को टॉस किया, टेल आया। हाउ मेनी टेल्स आर देयर? 1 टेल। एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी? मतलब 1 फेवरेबल है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर? 2 आउटकम्स, तो 1/2। ठीक है। इस एरो पे क्या लिखोगे कि सुनो, टेल आया था सिक्के पे, सिक्के पे टेल आया था, लेकिन उसने क्या कह दिया कि हेड आया। ए का तो हमेशा है कि भैया मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ हेड आया है, परंतु क्या आया? टेल आया। इस ये वाली एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सिक्के को टॉस किया तो टेल आया। अब टेल आया लेकिन उसने कहा हेड आया, मतलब उसने झूठ कहा ना, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 1/5। सच का उल्टा इज झूठ। सच कहने की प्रोबेबिलिटी प्लस सच ना कहने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो सच ना कहने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस सच कहने की प्रोबेबिलिटी। सो 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उठा के सारी वैल्यूज को आप रख दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी कि भैया हमने तो रिपोर्ट कर दिया है हेड आया है, सच में हेड आया हो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इवन की प्रोबेबिलिटी है हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन इवन हैज अकर्ड इज 4/5। तो यहाँ पे 4/5, यहाँ पे लिखो हाफ इंटू 4/5 प्लस हाफ इंटू 1/5, है ना जी? देख लो डायग्राम एक बार, राइट। अब यहाँ पे देखो आप आंसर क्या आएगा? 2 × 5, 2 × 5। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 × 5 ही आएगा, है ना? ये भी 2 5 है, ये भी 2 5 है। नहीं मान रहे क्या? 1 × 4 इज 4, तो ये क्या होगा? 4/2 × 5 प्लस 1 × 1 इज 1, 1 × 1/2/5। डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 1 क्या हो जाएगा जी? 5/2 × 5। इसका 2 × 5, इसका 2 × 5 उड़ गया। 1 × 4 इज 4, तो 4/5। 4/5 प्रोबेबिलिटी है कि उसने रिपोर्ट किया और सच में हेड आया, दैट इज 4/5। तो 4/5 ऐसा कोई ऑप्शन है? होना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, राइट। डन विद दिस क्वेश्चन। तो इसके साथ हम लोगों ने पूरे MCQ क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर लिया है। आई विश कि प्रोबेबिलिटी के पूरे कंसेप्ट्स आपको इस MCQ सीरीज़ के थ्रू एक बार पूरी रिवाइज हो गई हो। इसके साथ प्रोबेबिलिटी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस क्लास से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम लाइन में प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे करना है क्लिक, और टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।